नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो हिस्ट्री के जो शुरू के जो टॉपिक है प्राचीन भारत के, जैसे महाजनपद काल है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, पुरातात्विक स्रोत है, हिस्ट्री को कैसे आप जो है निर्माण करने में जो कैसे पुरातात्विक स्रोत सहायक है, तो उन टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं मोटा मोटे रूप से, ताकि कॉन्सेप्ट में ये समझ में आ सके, तो उससे संबंधित जो है आज कुल 4 सवाल लिए हैं, तो उन पे थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि हिस्ट्री कैसे चल रही है, कैसे सामाजिक रूप से बदलाव आते हैं, धार्मिक रूप से। तो हिस्ट्री क्वेश्चन से टाइटल लगा रखा है। फर्स्ट है जैन धर्म की सफलता के कारणों पर प्रकाश डालिए। सेकंड है सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता के मध्य विभेदक चिन्ह या तत्व बताइए। ऐसे आपको जो फीचर्स बताते हैं या तत्व आपको बताने हैं जिनसे आपको पता चले कि दोनों में जो फर्क था। कई ऐसे सामान्य विद्यार्थी है जिनको ये मान है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वो सब एक ही थे। सेकंड है इतिहास निर्माण में पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोतों की भूमिका बताएं। चौथा है वैदिक साहित्य में महिलाओं की भूमिका बताएं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन तो कई बार यूपीएससी में पूछा गया है और आरएस के इंटरव्यू वगैरह में भी शायद है कि आज अभी महिला दिवस गया तो वैदिक काल में यानी आज से जो है ये बात है आपके महाजनपद काल से पूर्व की और सिंधु घाटी सभ्यता के मध्य की बात, यानी 1500 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व के मध्य जो महिलाओं की कैसी स्थिति थी उसके बारे में आप बताएं। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म की सफलता के कारणों पर प्रकाश डालें। तो बेसिकली जो है प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत में भी जो है शुरू का जो पार्ट है, सबसे पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके बाद वैदिक काल है, वैदिक काल के बाद जो महाजनपद काल है, महाजनपद काल के बाद में मौर्य काल है। तो ये महाजनपद काल के समय का टॉपिक है और उसका भी एक पार्ट है जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म। तो ब्राह्मण धर्म के प्रतिक्रिया में जो फलस्वरूप एक प्रतिक्रिया रूप की जो एक दो सेक्ट जो बड़े रूप में उभरे थे, हालांकि कई ऐसे जो है पाषाण या संप्रदाय भी नए नए निकले थे, लेकिन जो मुख्य रूप से जो हर पुस्तक और हर किताब में लिखे गए वो केवल जैन धर्म और बौद्ध धर्म ही थे। तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म की सफलता के कारण का उल्लेख कीजिए। तो जैन धर्म किस कारण से सफल हुआ? तो इसके लिए जो पहला जो कारण था वो मुख्य रूप से था जैन धर्म का जो सिद्धांत था वो था समता मूलक समाज की स्थापना करना। दरअसल जो है उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो है धार्मिक जीवन में इतनी जो है विकटता और बहुत छलावा बहुत ज्यादा हो गया, तो इसके परिणाम स्वरूप उसकी प्रतिक्रिया में जो जैन धर्म ने अपना ये जो है दर्शन दिया कि हम जो है समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं या उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में कोई भी भेद नहीं है। हालांकि ऐसा माना गया है विभिन्न इतिहासकारों ने कि जो शुरू में जो विरोध करते हैं बाद में वो भी उसी पीड़ा का शिकार हो जाते हैं जिसका वो विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो कोर्स था सफलता का वो था समता मूलक समाज की स्थापना करना। उनका ये मानना था कि हम एक ऐसे संप्रदाय करेंगे जिसमें कोई विभेद नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने जो है बोलचाल की भाषा, प्राकृत भाषा का जो है अपनी विचारधारा में जोड़ा, जैसा कि बाद में भक्ति आंदोलन जो कि मध्यकाल में चला था 15वीं शताब्दी के आसपास, जिसमें ऐसा देखा गया कि आम जन जो लोकल डायलेक्ट थे उनको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया ताकि आम जनजीवन का जो है दायरा बढ़ सके। तो इसी तरह उन्होंने प्राकृत भाषा जो कि सरल भाषा थी उसको लिया। तीसरा जो बिंदु था उन्होंने जो है छलावे को कम कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जो है सामान्य रूप से आचरण या नियम अपनाएंगे, यज्ञ वेदी इन सब का विरोध किया। चौथा, उनके पास दार्शनिक विचारधारा थी, चाहे श्यामवाद हो, चाहे उन्होंने पंच महाव्रत हो या पंच लघु व्रत हो, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, इन सब पर जो है ध्यान दिया उन्होंने। इसके अलावा भी जो है विभिन्न शासकों ने जब जैन धर्म को अपनाना शुरू किया, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको अपनाना शुरू किया तो लगभग उत्तर भारत में जो है जैन धर्म को बढ़ावा मिला। उसके बाद जो है क्षत्रिय शासक कलिंग नरेश, खारवेल हो, चाहे अमोघ वर्ष हो, इन सब ने जो है जैनिज्म को बढ़ावा दिया। फिर जो है जैन धर्म की जब सभाएं होने लगी, जिस तरह से बौद्ध धर्म की जो है 4 संगीतें हुई थी, उसी तरह जैन धर्म की जो है 2 संगीतें हुई थी। फर्स्ट जो है पाटलिपुत्र में हुई थी, सेकंड जो वल्लभ में हुई थी। तो इन संगीतों के माध्यम से भी जो है बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। फिर जो है इन्होंने अपने सांस्कृतिक पक्ष में चित्रकला में, मंदिर निर्माण में अनेक जो है जैन मंदिरों को उल्लेख मिलता है, चाहे खजुराहो के जैन मंदिर हो, चाहे माउंट आबू के भीलवाड़ा के जैन मंदिर हो। तो इन सब ने जो है जैन धर्म की सफलता को एक एक रूप से सोपान दिया
और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। तो ये जो फर्स्ट प्रश्न था उसको आपको ऐसे लिखना है कि जैन धर्म के जो है निम्न बिंदु है, उसका फर्स्ट है समतामूलक समाज है, दूसरा जो है प्राकृत भाषा को अपनाना है, तीसरा जो है आडंबर रहित समाज है, चौथा है ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रियावादी आंदोलन है, चौथा भिन्न जो है संगीतें हुई है, पांचवा विभिन्न शासकों ने इसको प्रसिद्ध दिया, छठे सांस्कृतिक पक्ष में आपको बताना है कि विभिन्न मूर्तियों में चित्रकलाओं में इस शैली का जो है निर्माण हमारे को मिलता है। तो ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है छोटा सा। इसी तरह अगर बौद्ध धर्म का पूछ ले तो भी वो भी इसी से रिलेटेड होगा, क्योंकि दोनों में काफी समानताएं हैं, दो चार बिंदु अलग अलग। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता के मध्य विभेदक चिन्ह बताएं। तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के मध्य जो बड़े बड़े अंतर है उनको बताना है। तो सबसे बड़ा जो अंतर है वो है कालखंड का। सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालखंड है वो 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व माना गया है। वही वैदिक सभ्यता का जो कालखंड है, वैदिक सभ्यता के भी जो है दो भाग है। फर्स्ट है वैदिक काल है, तो सेकंड है उत्तर वैदिक काल है। तो वैदिक काल जो है वो माना गया 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य का, और जो दूसरा जो है वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल जिसको कहा जाता है, वो 1000 से 600 के मध्य का माना गया है। तो ये बेसिकली जो फर्स्ट अंतर है वो है कालखंड का। सेकंड आपको इन दोनों ही सभ्यताओं के मध्य अंतर बताना है कि जो वैदिक सभ्यता है वो मुख्य रूप से जो है ग्राम्य है, सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय और विकसित है। सिंधु घाटी सभ्यता में जहाँ सुव्यवस्थितता ज्यादा है, हालांकि वैदिक काल में भी सुव्यवस्थित ज्यादा है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, जल निकास की व्यवस्था सही है, हर घर का जो दरवाजा है वो मुख्य सड़क पर नहीं खुल करके पतली सी गली में खुल रहा है, बड़े बड़े घर है, स्नानागार की व्यवस्था है, स्वच्छ भारत का जो ड्रीम है वो सिंधु घाटी सभ्यता उस समय पूर्ण कर लिया कि क्या क्या स्वच्छता के मानदंड होना चाहिए। वहीं वैदिक सभ्यता में जो स्वच्छता के ऐसे अनेक मापों का उल्लेख होता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की तरह वो नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण रूप में नगरीय सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता जो है पूर्ण रूप में जो है ग्रामीण सभ्यता थी। तीसरा धार्मिक पक्ष देखा जाए तो धार्मिक पक्ष में भी देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मुख्य रूप से जो है मातृ देवी की पूजा का ज्यादा उल्लेख मिलता है। हालांकि शैव पूजा का उल्लेख मिलता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो से जो एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है वो इंगित करती है कि शैव पूजा का उस समय परिचलन था, लेकिन तो भी मातृ देवियों की पूजा का उल्लेख इसमें ज्यादा है। जबकि वैदिक सभ्यता में जो है इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, रुद्र, प्रजापति इत्यादि जो भी देवता है, चाहे सोम देवता का उल्लेख है, इंद्र का उल्लेख है, इसमें जो है सबसे ज्यादा जोर दिया गया वो दिया गया वरुण पर, जो कि ऋतस्य गोपा है उसके बारे में कहा गया है। तो ये बड़े बड़े अंतर है। और फिर अगर वैज्ञानिक पक्ष की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो डॉकयार्ड वगैरह जो कि लोथल से मिला है, गोदीवाड़ा जो है टाका निर्माण की पद्धति है, सूचना पट का निर्माण है। तो वैज्ञानिक पुट अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में ज्यादा है, तो वैदिक सभ्यता में कम मिलता है। वही महिला सशक्तिकरण का तो अगले सवाल आ जाए तो महिला सशक्तिकरण भी सामान्य रूप से दोनों सभ्यताओं में मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते जो है महिलाओं के पतन की द्योतक स्थिति है। तो ये बड़े बड़े आपको अंतर बताने का कालखंड का भौगोलिक अंतर बता सकते हैं कि भौगोलिक रूप से जो सिंधु घाटी सभ्यता केवल जो है सिंधस वैली जो चल रही है वहीं तक सीमित थी, लेकिन वैदिक सभ्यता जो है कालांतर में शुरू में तो सब सिंधु प्रदेश पर थी, लेकिन बाद में गंगा यमुना दोआब तक जो है पूर्ण रूपेण से फैल चुकी थी, या जो उसको कहा गया है उसको नाम दे गया है शायद ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहते हैं, डॉक्टर गंगानाथ झा ने उसको कहा है, तो वहां तक वो फैल गई थी। तीसरा है इतिहास निर्माण में पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोतों की भूमिका बताएं। तो इतिहास निर्माण यानी आप कैसे जो है सोर्सेस के माध्यम से जो है इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। बेसिकली ये अगर आप एमफिल करते हैं तो थीसिस का पार्ट है कि हिस्ट्री निर्माण में आपको कैसे पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। तो सबसे पहले तो आपको बताओ कि पुरातात्विक स्रोत क्या है। तो पुरातात्विक स्रोत में अगर मोटा मोटे रूप से देखा जाए तो पुरातात्विक स्रोत में तीन बातें आती है। फर्स्ट है अभिलेख, सेकंड है स्मारक, फिर सिक्के। तो सिक्कों का जो शास्त्र को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। ये RS 2003 में सवाल आया था प्री में कि सिक्कों के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है। तो वो बेसिकली जो क्वेश्चन था वो हिस्ट्री निर्माण से संबंधित था कि आप कौन सी ब्रांच के तहत उसको पढ़ते हैं, तो न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। और इसके अलावा
सिक्कों का जो शुरू में जो भारत में जो प्रचलित सिक्के थे उनको कहा जाता था आहत सिक्के। उनपे कोई भी लिखा हुआ नहीं था, केवल पंचडुबो होते थे, पंचडुबोइन कहलाते थे। बाद में जब जो है जब भारत पर बाहरी आक्रामक हमला किया, जिसमें सबसे पहले थे हिंद यवन, तो हिंद यवन इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। जब वो आए तब उन्होंने सिक्कों पर जो है राजा के नाम, समुद्र वगैरह इत्यादि जो है बनाने शुरू कर दिए। तो ये उस समय जब सिक्के मिलते हैं तो कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से टाइम पीरियड पता लगता है। फिर जो है पता लगता है कि उस समय कौन से शासक थे, किन्होंने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए, किसने चांदी के किए। तो गुप्त काल में जो पतन का जो द्योतक था, वो सिक्कों की जब कमी मिलने लगी तो ये पाया गया कि गुप्त काल में जो है लास्ट में जाते जाते तो स्वर्णिम जो भारत था उसका धीरे धीरे पतन होने लगा। जब कोडियों से व्यापार होने लगा तो विभिन्न दार्शनिक कहते हैं जो कोडियों से व्यापार होता है तो पतन का द्योतक है। तो सिक्कों से भी जो है इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर है पूरा लेख शास्त्र। तो इसमें तो हो गया, एक हो गया सिक्के, फिर हो गया अभिलेख। अभिलेख कहाँ से मिले? तो अभिलेख भी जो है वो इतिहास निर्माण में जो है बहुत ज्यादा सहायक है। एक इतिहासकार है डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, जिन्होंने केवल अशोक के जो है शिलालेख पढ़ करके उन्होंने जो है सम्राट अशोक पर जो है पूरी टिप्पणी कर दी और आज भी वो जो है प्रासंगिक है। रोमिला थापर वगैरह ने जो है अशोक के अभिलेखों का अध्ययन करके उसके तत्समय के जो साहित्यिक स्रोत है उनको अध्ययन करके उन्होंने जो प्राचीन भारत के बारे में अनेक ऐसी टीकाएं लिखी। तो अभिलेखों में सबसे पहले जो है वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ पहला अभिलेख है जिसमें जल संरक्षण और जो समकालीन समाज था उसकी राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक दशा का द्योतक है। भानुगुप्त का अभिलेख है, उसमें जो है सती प्रथा का उल्लेख मिल रहा है, जो कि गुप्त काल में महिलाओं की जो है पतन का द्योतक है। तो इस तरह के जो है हर्ष का जो है मधुबन और मांसखेड़ा का अभिलेख है, स्कंदगुप्त का भीतरी गांव का अभिलेख है, या जो है विल्सन अभिलेख है। तो ऐसे अनेक ऐसे अभिलेख मिलते हैं जिससे जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त की अनेक ऐसे जो है समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख है वो उस समय के जो तत्कालीन जो था समाज उसके बारे में जो है पता चलता है। तो उससे तो फर्स्ट पुरातात्विक में हो गया सिक्के, फिर हो गया अभिलेख, फिर स्मारक। तो स्मारक तो आपके आसपास भी कई ऐसे जो प्राचीन कालीन मंदिर मिलते हैं जिनसे जो है हमें तत्कालीन समय के राजा महाराजाओं के बारे में भी पता चलता है। तो गुप्त काल में ऐसे अनेक मंदिर मिले हैं, मौर्योत्तर काल के भी मिले, राजस्थान में तो अनेक ऐसे जो है मंदिर मिले जिनकी सहायता से इतिहास निर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो स्मारक, अभिलेख, सिक्के ये सब पुरातात्विक पार्ट है। तो इन सब के माध्यम से जो है इतिहास निर्माण किया जा सकता है। दूसरा है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत जो है ये भी मुख्य रूप से दो तरह के हैं। साहित्यिक स्रोत में भी एक तो धार्मिक साहित्य है, एक लौकिक साहित्य है। धार्मिक साहित्य में भी जो अनेक ऐसे धर्म लिखे जिन्होंने अपने अपने साहित्य का निर्माण किया, चाहे वो हिंदू धर्म से संबंधित हो या वैदिक धर्म से, जैन धर्म से संबंधित हो, चाहे बौद्ध धर्म से संबंधित हो, तो इन सब ने अपने अपने जो है ऐसे अनेक साहित्यिक रचना की जिसके माध्यम से जो है तत्कालीन या समकालीन समाज की जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक पक्ष को जो है पढ़ा जा सकता है। हालांकि जो साहित्यकार होते थे वो दरबार में बैठ करके साहित्य का निर्माण कर सकते थे, तो हो सकता है इनमें जो बड़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है, लेकिन इसको जो है इग्नोर करते हुए अगर अपन ये कोशिश करें कि इनसे जो प्रेरणादायक और इतिहास निर्माण की सामग्री और उसमें जो है अगर उसको वैज्ञानिकता का प्रूफ दिया जाए, रिसर्च वगैरह की जाए, तो इतिहास को सही तरीके से साहित्यिक स्रोतों से भी निर्माण किया जा सकता है। तो साहित्यिक स्रोतों में जो है सबसे पहला जो है धार्मिक है। धार्मिक में भी हिंदू, जैन और बौद्धिज्म। तो बौद्धिज्म में भी अनेक ऐसी पुस्तकें जो मिलती है वो बताती है कि हमें उस समय कैसी थी। तो उसमें जो है दिव्यवदान, महावदान, मोगली बुद्धिस्ट ने जो पुस्तक रची थी उसके बारे में, वसुमित्र जो है उसकी पुस्तक रचना है उसके बारे में। तो ये सब बातें बताती हैं। वही जैन धर्म में जो है अगुत्तर निकाय है, भगवती सूत है, ऐसे अनेक ऐसे ग्रंथ है जो बताते हैं कि उस समय महाजनपद कितने थे, महाजनपद काल की दशा कितनी थी, तो ये बताते हैं। तो इस तरह से आप हिस्ट्री निर्माण में जो है साहित्यिक स्रोतों के योगदान है। फिर जो है हिंदू धर्म में सबसे बड़े वेद भी 4 तरह के, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। फिर इन पर जो है टीकाएं की गई है उसके बारे में पता चलता है। फिर जो वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो इन सब से जो है आप हिस्ट्री को जो है वापस जो है निर्माण कर सकते हैं
और विभिन्न इतिहासकारों ने इसी इन्हीं के माध्यम से जो है पूरा इतिहास रचा है। तो ये तो हो गया धार्मिक साहित्य। फिर जो है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य मतलब जो आम जनजीवन की नीतिपरक बातें थी, प्रेरणादायक बातें थी, जैसे जो विशाख दत्त है उसने मुद्रा राक्षस की रचना की है, पंचतंत्र की जो रचनाएं हैं, इन सब से जो है बारे में पता चलता है उस समय कैसे है। फिर चाहे वैज्ञानिकवाद की बातें की जाए तो आर्यभट्ट जो है उसने पुस्तक लिखी आर्यभट्टियम, उसमें पाई का मान, पृथ्वी के पूरे व्यास का मान, पृथ्वी की जो है पूरी लंबाई चौड़ाई कितनी है, वो पूरी जो है नक्षत्र विज्ञान का ध्याता है, वो पूरा ध्याता है। तो इन सब से जो है, तो इन सब स्रोतों के माध्यम से जो है आप इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा आप इसमें घुमा फिरा करके सवाल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप इसमें 4 से लेकर के 5 पेज पढ़ सकते हैं। फिर अगला है वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बताएं। तो ये वापस इसी जो वैदिक सभ्यता है उसी का पार्ट है। तो वैदिक काल देखिए, बेसिकली जो वैदिक काल है उसके 2 भाग है। सबसे जो पहला भाग है वो ऋग्वैदिक काल है, जो कि 1000 से लेकर के 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का है। इस समय जो महिलाओं की स्थिति है वो सही है। उस समय की जो संस्थान है सभा समिति और विदत, उस समय जो है महिलाएं उन जो सभा समिति और विदत नामक संस्थाएं थी उनमें शामिल थी। महिलाओं को जो है एक सम्मानीय दर्जा प्राप्त था। महिलाओं को उपनयन संस्कार में भी भाग लिया जा सकता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर जो है उसको देखा जाए ऋग्वैदिक समाज को, तो उसमें बहुत ज्यादा जो है महिला सशक्तिकरण जो है कार्य हुए। लेकिन इसके परे उत्तर वैदिक काल में जब अपन देखते हैं तो इस समय जो उपनयन संस्कार में भाग नहीं ले सकती, सभा समिति विदत में भाग नहीं ले सकती। साथ ही हमें जो ऐसे अनेक जो है दृष्टांत